हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा। हमारा आज का टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आज हम समझेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है। ठीक है, उससे पहले हम समझेंगे कि मैकेनिक्स क्या है बेटा। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। ठीक है, ये साइंस की वह शाखा जिसके बारे में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स आपके पास बेटा, ठीक है, दो प्रकार के, क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्या है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, एक क्या आपके पास में क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी क्या है क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज कॉल्ड एज क्लासिकल मैकेनिक्स। इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन थ्री लॉ ऑफ मोशन। इन क्लासिकल मैकेनिक्स मोशन इन टू डायमेंशन इज स्टडीड। ठीक है, तो दो ब्रांच है किसकी, मैकेनिक्स, किसके बारे में पढ़ते हैं इसमें हम, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब बड़े पार्टिकल के बारे में। जिस, ठीक है, मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, जिस फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, ये फिजिक्स का पार्ट है बेटा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। तो जो न्यूटन के तीनों लॉ हैं वो कौन सी मैकेनिक्स पे बेस है, क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस है। न्यूटन के जो तीनों लॉ है बेटा, कौन सी मैकेनिक्स पे बेस है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस है। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स मोशन इन टू डायमेंशनल स्टडी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन से डायमेंशन यूज करते हैं, टू डायमेंशन का यूज किया जाता है, टू डायमेंशन के अंदर इसको पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, ये क्या है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स। इसको हम किसके लिए पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं, जिसको हम नैनो फिजिक्स, आजकल इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में जैसे नैनो पार्टिकल का जिक्र आता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के लिए पढ़ा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, किसके लिए पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है बेटा, वो किसके, तो क्या उन्होंने, वो किसके ऊपर बेस है, वो क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस है। ठीक है, तो द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, यही आपके पास में, इसी से हम एटम के बारे में सही जानकारी, उसकी स्ट्रक्चर शेप के बारे में पता लगाते हैं। इसी मॉडल को क्या किया गया था, एटम के लिए एक्सेप्ट किया गया था। क्यों, क्योंकि पीछे बहुत सारे मॉडल आए आपके पास में, जे थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, ठीक है, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमियां थी। ठीक है, तो किसी का भी ठीक नहीं था, क्योंकि वह ठीक क्यों नहीं थे, क्योंकि वह सभी किसके लिए सोचते थे, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सोचते थे, बड़े पार्टिकल के लिए सोचते थे। लेकिन मॉडल के अंदर क्या होता है, छोटे एटम, सॉरी, एटम के अंदर क्या होता है, छोटे पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसकी स्टडी किसमें की गई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर की गई। ठीक है, तो उसके हिसाब से काफी हद तक इस मॉडल को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, इस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया। तो ये जो मॉडल था बेटा, ये आपके पास में किस पे बेस्ड था, क्वांटम मैकेनिक्स पे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड था, इसको किसने बताया था, इरविन श्रोडिंगर ने। ठीक है, इरविन श्रोडिंगर ने बताया था 1927 में। उन्होंने कैसे बताया था, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी खुद के। ठीक है, उस इक्वेशन का नाम क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके माध्यम से उन्होंने एटम के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर शेप के बारे में बताया था। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है बेटा, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं किसके बिहेव पर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार, तो दोनों ही चीजें हम पढ़ चुके हैं बेटा, दोनों चीजें हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसी को, इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स मोशन इन थ्री डायमेंशनल, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये कितने डायमेंशन में पढ़ी जाती है, थ्री डायमेंशन होती है। ये जो इक्वेशन बेटा, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी। ठीक है, साई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, ये क्या है, इस इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये किसने दी थी,
श्रोडिंगर ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो x और y और z है ये क्या आपके पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये क्या आपके पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। m क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, E क्या है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और साई क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, और डेल क्या है सिंबल ऑफ डिफरेंस। देखिए ये कोई वेव आपके पास में, तो ये जो इसका क्या है एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये क्या आपके पास में इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करेंगे साई से, एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करेंगे साई से। इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे डेल। ठीक है, अब इसको थ्री डायमेंशन समझेंगे तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है जेड एक्सिस है। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है आपके पास में न्यूक्लियस है। अच्छा, ये डेल स्क्वायर का मतलब क्या है कि डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में एस के रेस्पेक्ट में, इसका डबल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में जेड के रेस्पेक्ट में। तो डेल स्क्वायर का मतलब है कि दो बार आपके पास में डिफरेंशिएशन, दो बार उसको क्या किया गया है उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव किया गया है, ये इसका मीनिंग है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस साई हमें क्या बताता है। ठीक है, साई हमें ये चीज बताता है कि साई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। साई हमें किसके बारे में बताता है, ठीक है वेव की एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है। ऊपर की साइड में है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। तो साई रिप्रेजेंट करती किसको एम्पलीट्यूड को, साई किसको रिप्रेजेंट करती है एम्पलीट्यूड को। एज सच साई हैज नो सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई हमें और कोई सिग्निफिकेंस नहीं बताती, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। ठीक है, कोई जानकारी नहीं देती है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, साई स्क्वायर का मतलब क्या है, तो इन केस ऑफ हाई वेव द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड टेल्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो इस केस में क्या होता है जब साई का स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब वेव का क्या हो गया आपके पास में स्क्वायर, हाई वेव का स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड था उसका क्या कर दिया आपने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो साई स्क्वायर टेल्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। तो साई स्क्वायर हमें क्या बताता है इलेक्ट जो वेव है उसकी, वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसकी इंटेंसिटी के बारे में कौन बताता है हमें साई स्क्वायर, कौन बताता है साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर हमें ये भी बताता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें कौन कौन बताता है साई स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें कौन बताता है साई स्क्वायर। इसका तो मेन पार्ट यही है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कौन बताता है ये साई स्क्वायर। तो ऑर्बिटल क्या होता है द थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है मानो ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये जो रीजन है, ठीक है ये जो आप देख रहे हो बेटा ये जो रीजन आपके पास में, ठीक है यहाँ क्या होते हैं आपके पास में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ क्या होते हैं ये इस रीजन में, ये कैसा आपके पास में थ्री डायमेंशनल रीजन है, कैसा आपके पास में थ्री डायमेंशनल रीजन है बेटा। ये हो गया आपके पास में, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है उसको हम क्या कहेंगे ऑर्बिटल, उसको हम क्या कहेंगे ऑर्बिटल। और ये जानकारी हमें कौन देता है साई स्क्वायर, कौन देता है बेटा साई स्क्वायर। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो रीजन है आपके पास में ये क्या है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और थ्री टाइम ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के थ्री डायमेंशनल रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मैक्सिमम पाए जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल। मान लो ये आपके पास अंदर क्या हो गया बेटा ऑर्बिटल है, तो मैं ऑर्बिटल बना के दिखा देता हूँ आपको ये। ठीक है, एक ये देखिए ये क्या है आपके पास में ऑर्बिटल हो गया। ठीक है? ये जो है आपके पास में क्या हो गया ऑर्बिटल, ये क्या हो गया ऑर्बिटल हो गया, ये क्या है आपके पास में ऑर्बिटल। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कौन से, ठीक है थ्री डायमेंशनल रीजन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो पाए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे ऑर्बिटल कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे ऑर्बिटल कहेंगे। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मेथड। ठीक है, तो एन एटम इज लाइक ए स्फीयर,
क्या क्या पोस्टुलेट हैं क्वांटम मैकेनिकल एटम के? एन एटम इज लाइक ए स्फीयर, एटम कैसा होता है? एक स्फीयर के जैसा होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एज इट सेंटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक आपको पता है कि एटम स्फीयर के जैसा होता है, एटम के सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि अपने पास क्या रखता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है, जो कि कहाँ होता है? बिल्कुल एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में एटम है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ, ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीच में सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? हैवीली चार्ज पार्टिकल, जो कि आपके पास में उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन भी, और आपके पास में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन भी। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज डिवाइडेड मेन एनर्जी सेल, देयर सब सेल एंड ऑर्बिटल। अब इस रीजन को छोड़कर, न्यूक्लियस वाले को छोड़कर, जो बाहर का जो बच गया उसको एनर्जी सेल में बांटा गया, सब सेल में बांटा गया, ऑर्बिटल में बांटा गया, ठीक है। जो बाहर का रीजन हो गया उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होगी, उसको डिवाइड कर दिया गया है एनर्जी सेल के बारे में, ठीक है, सब सेल, ऑर्बिटल। और दीज ऑर्बिटल कंटेन इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल अपने पास क्या रखते हैं? इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ऑर्बिटल अपने पास क्या रखते हैं? इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा भी, ऑर्बिटल क्या है? फाइंड द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल, ठीक है। द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय ए सेट ऑफ 4 नंबर कॉल्ड द क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई कौन करते हैं? वो हमारे पास होते हैं 4 नंबर, ठीक है। एक 4 नंबर का सेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर, जो कि किससे आया है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। एक एटम के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको स्पेसिफाई कौन करते हैं? 4 नंबर करते हैं। उन 4 नंबर को ही हम क्या बोलेंगे? एक, उन चारों नंबरों के एक सेट को, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर में हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे कि वो 4 नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं। मैं बता देता हूँ एक बार, तो आपके पास में पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है आपके पास में एजोमिथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। उससे पहले हम बेटा पढ़ेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में डिफरेंस क्या होता है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? ऑर्बिट और ऑर्बिटल के डिफरेंस को देखिए। ऑर्बिट और ऑर्बिटल देखिए। ऑर्बिट का पहला पॉइंट क्या है बेटा? ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ऑर्बिट क्या होता है? एक सर्कुलर पाथ होता है, जो कि आपके पास में फिक्स होता है। मान लीजिए आपके पास में, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये क्या है? यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इस पाथ में क्या है? सर्कुलर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द किसके? न्यूक्लियस के। तो वो तो क्या आपके पास में ऑर्बिट, उसको तो हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिटल क्या है? इट रिप्रेजेंट द रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कि भाई न्यूक्लियस के बाद ये जो 3 डायमेंशनल ये जो रीजन है यहाँ पर आपके पास में, यहाँ मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास में इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिट तो क्या होता है? जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो तो क्या होता है? ऑर्बिट। और न्यूक्लियस के बाद जो 3 डायमेंशनल रीजन होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग जो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हमें किसके बारे में बताता है? प्लेनर मोशन। ऑर्बिट जो होता है कैसा होता है? प्लेन के अंदर होता है, प्लेनर मोशन ऑफ है, ठीक है। तो ऑर्बिट में कैसा मोशन होता है? प्लेनर। इट रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और आपके पास में ऑर्बिटल में कैसा होता है? 3 डायमेंशनल मोशन होता है। कैसा होता है? 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ऑर्बिटल में 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, और ऑर्बिटल में बेटा प्लेनर मोशन। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ऑर्बिट गिव ए डेफिनेट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दिस कंसेप्ट इज नॉट अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
ऑर्बिट हमें क्या बताता है कि उसका एक क्या होता है, डेफिनेट पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन दिस कंसेप्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन किसके अनुसार नहीं है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार नहीं। ऑर्बिटल डज, अच्छा ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिटल डज नॉट स्पेसिफाई डेफिनेट पाथ एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी एनीवेयर इन दिस रीजन। ऑर्बिटल हमें कोई डेफिनेट पाथ के बारे में नहीं बताता। ऑर्बिटल के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी एनीवेयर इन द रीजन, उस रीजन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो दिस कंसेप्ट इज अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये किसके अनुसार है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस पार्ट को छोड़ दो, उसके बाद जो 3 डायमेंशनल रीजन आपके पास में वहाँ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑर्बिटल के अंदर तो आपके पास में कहता है कि कोई कोई पाथ नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाए। इलेक्ट्रॉन आपके पास में 3 डायमेंशन रीजन के अंदर कहीं भी पाया जा सकता है। लेकिन ऑर्बिट में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ करते हैं, ऑर्बिट में होते हैं, वहां पर क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ करते हैं। ये थी ऑर्बिट, और ये क्या है, ऑर्बिटल की कहानी बेटा। ठीक है, अच्छा। ऑल ऑर्बिटल आर सर्कुलर, सारे ऑर्बिटल कैसे होते हैं, सर्कुलर। लेकिन ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, लेकिन ऑर्बिटल की क्या होती है, डिफरेंट शेप होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डम्बल शेप का होता है। ये शेप है बेटा, अभी इनको सारी शेप को अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। एस की, एस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, अभी तो आगे किसकी होती है, स्फेरिकल होती है, वहाँ देखेंगे, उसको बना कर देखेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे वहां पर। और पी ऑर्बिटल की कैसे होती है, डबल डम्बल शेप होती है, तो सभी को सीखेंगे बेटा, ठीक है। ऑर्बिटल डू नॉट हैव डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। ऑर्बिट्स जो है वो हमें कोई डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक नहीं बताते। लेकिन ऑर्बिटल के अंदर जो एस ऑर्बिटल को छोड़ दो आप, ठीक है, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल को छोड़कर जितने भी और ऑर्बिटल हैं वो सारे के सारे हमें डायरेक्शन भी बताते हैं इलेक्ट्रॉन की। सिर्फ एस ऑर्बिटल क्योंकि वो स्फेरिकल होता है तो वो डायरेक्शन नहीं बताता। बाकी जितने भी ऑर्बिटल बच गए, पी डी एफ, ठीक है, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, वो हमें क्या बताएंगे, डायरेक्शन के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। वो हमें किसके बारे में बारे बताएंगे, डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। नंबर 6 पॉइंट की बात करें तो एन ऑर्बिट कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n स्क्वायर, वेयर n रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कि ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, किसके बराबर होते हैं, 2n का स्क्वायर, जो कि आप पीछे पढ़ के भी आए हो, ठीक है, 9 10 में पढ़ के भी आए हो कि कोई ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसको किसके बराबर होता है, वो 2n के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये बात कौन रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि अभी जो नेक्स्ट हम उसी को पढ़ने वाले हैं, क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। लेकिन अभी तक के लिए आपको क्या याद रखना है कि भाई एक ऑर्बिटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, किसके बराबर होते हैं आपके पास में, 2n का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। लेकिन एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेटेड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑर्बिटल क्या कहता है, कैन नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑर्बिटल जो है कहता है कि अकोमोडेटेड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। कैन नॉट अकोमोडेटेड नहीं, ठीक है, देखो कैन नॉट नहीं, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते भाई। ये तो क्या कहता है कि आपके पास में एक ऑर्बिट के अंदर 2n का स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन ये कहता है कि यहाँ पर ऑर्बिटल क्या कहता है कि मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है तो इसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। सिर्फ कितने आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेटेड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल के अनुसार सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर, बाकी नहीं आ सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा देखेंगे हमारे पास, ठीक है, क्वांटम नंबर, और एक सेट है क्वांटम नंबर 4 नंबर का जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तब तक आप अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। थैंक यू बेटा।